विजन IAS नवंबर 2025 में हम कल्चर के ये सभी टॉपिक को कवर करेंगे। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। ये भारत का दूसरा शहर है जो ये सम्मान पाया है। पहला है हैदराबाद, जिसको 2019 में यही दर्जा मिला था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे लखनऊ की अमीर खानसामा परंपरा दुनिया के सामने और चमकेगी। लखनऊ की इस शान की जड़ें कहाँ है? 1775 में नवाब आसफ उद दौला ने अवध की राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया। इससे शहर का दर्जा बहुत ऊंचा हो गया। इसे शिराज ए हिंद कहा जाता था, यानी भारत का शिराज, और कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट मतलब पूर्व का कॉन्स्टेंटिनोपल, क्योंकि यहाँ कविता, संगीत और ललित कलाओं का केंद्र था। साथ ही इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, अपनी शालीनता और स्वादिष्ट भोजन की उत्कृष्टता के लिए। नवाबों के संरक्षण में उनके रसोई घरों में बावर्ची और रकबदार थे। उन्होंने दम पुख्त तकनीक को परफेक्ट किया, जिसमें भोजन को धीमी आंच पर पकाया जाता है। इससे बने व्यंजन जैसे कबाब, कोरमा, बिरयानी, शीरमाल और शाही टुकड़ा, ये सब लखनऊ की पहचान है। वर्ल्ड सिटीज डे पर यूनेस्को ने लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में शामिल किया, जिससे भारत के कुल 9 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए। चलिए नक्शे पर दिखाए शहरों को एक एक करके समझते हैं। सबसे ऊपर उत्तर में श्रीनगर है, जो 2022 में क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए चुना गया। श्रीनगर की कश्मीरी हस्तकला, पेपर माशे और शॉल की बुनाई दुनिया भर में मशहूर है। ग्वालियर को 2023 में म्यूजिक के लिए शामिल हुआ। ग्वालियर तानसेन की जन्मभूमि है और ग्वालियर घराने की शास्त्रीय संगीत परंपरा का केंद्र रहा है। लखनऊ को 2025 में गैस्ट्रोनॉमी यानी भोजन कला के लिए चुना गया। ये हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा ऐसा शहर है। लखनऊ की अवधी बिरयानी, कबाब, शीरमाल और नवाबी व्यंजन सदियों पुरानी परंपरा है। वाराणसी 2015 में म्यूजिक के लिए चुना गया। बनारस घाटों की संगीत परंपरा, भजन, कीर्तन और शास्त्रीय संगीत का जीवंत केंद्र है। जयपुर भी 2015 में क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए शामिल हुआ। जयपुर की ब्लॉक प्रिंटिंग, ज्वेलरी, मीनाकारी और नीली मिट्टी की कारीगरी अनोखी है। मुंबई 2019 में फिल्म के लिए चुनी गई। बॉलीवुड की राजधानी मुंबई दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का घर है। हैदराबाद 2019 में गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना गया। हैदराबादी बिरयानी, हल्दी और नवाबी व्यंजनों की अमीर परंपरा यहाँ है। कोझिकोड यानी कालीकट 2023 में लिटरेचर के लिए शामिल हुआ। ये भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर है। मलयालम साहित्य, लाइब्रेरी और प्रकाशन का बड़ा केंद्र। चेन्नई 2017 में म्यूजिक के लिए चुनी गई। कर्नाटक संगीत की परंपरा और भरतनाट्यम यहाँ जीवंत है। लखनऊ की अन्य खासियतें भी है। इसकी वास्तुकला में मुगल और अवधी परंपराओं का अनोखा मिश्रण है। मूर्त संपत्तियां जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, भूल भुलैया। नवाबी विशेषताएं जैसे दरवाजों पर मछली का डिजाइन, छतरियां, बारादरी यानी 12 दरवाजों वाला मंडप और लिखोरी ईंटें। अमूर्त संपत्तियां भी कम नहीं। लखनऊई व्यंजन जो मुगलाई और अवधी रीति रिवाजों का मिश्रण है। उर्दू कविता और गजलें, पारंपरिक नृत्य, कथक और चिकनकारी कढ़ाई की शिल्पकला। ये सम्मान लखनऊ की सदियों पुरानी संस्कृति जैसे कथक, पारंपरिक नृत्य और चिकनकारी कढ़ाई की पारंपरिक शिल्पकला और भोजन की विविधता को मान्यता देता है। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। UCCN क्या है? यूनेस्को का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 2004 में स्थापित किया गया था। इसका मकसद है कि दुनिया भर के शहर अपनी क्रिएटिविटी और कल्चर को इस्तेमाल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। मतलब शहर अपनी संस्कृति, कला और क्रिएटिव इंडस्ट्री से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास करें। आज दुनिया में 400 से ज्यादा शहर इस नेटवर्क का हिस्सा है। अब आवेदन प्रक्रिया कैसे होती है? भारत में राज्य का टूरिज्म डिपार्टमेंट शहर का नामांकन कल्चर मिनिस्ट्री को भेजता है। फिर भारत सरकार चुनती है कि कौन सा शहर देश की ऑफिशियल एंट्री होगा। यूनेस्को हर 2 साल में एप्लीकेशन बुलाता है और फिर चुनता है। UCCN के मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, कल्चर और क्रिएटिविटी से शहरों का विकास करना। दूसरा, शहरों की प्लानिंग में कल्चर को केंद्र में रखना ताकि शहर सुरक्षित, मजबूत, समावेशी और सस्टेनेबल बने। ये सीधे UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 से जुड़ा है, जो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के बारे में है। शहर एक दूसरे से अनुभव शेयर करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोफेशनल एक्सचेंज करते हैं और स्टडीज में योगदान देते हैं। ये नेटवर्क 8 क्रिएटिव फील्ड्स को कवर करता है। आर्किटेक्चर, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक और मीडिया आर्ट्स। 2025 में आर्किटेक्चर को नया फील्ड जोड़ा गया है। अंत में, ये यूनेस्को का सम्मान क्या फायदा देता है? खासकर गैस्ट्रोनॉमी में जैसे लखनऊ को मिला, ये शहर की कुलिनरी हेरिटेज को प्रमोट करता है।
लोकल वेंडर्स और छोटे फूड एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग और मार्केट एक्सेस मिलता है। फूड बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स बनते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और हमारी संस्कृति संरक्षित रहती है। PT 365 की पूरी और डीप एनालिसिस वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर आने वाली है। अगर आप एग्जाम में कोई भी इंपॉर्टेंट करंट इश्यू मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान बिरसा मुंडा। हाल ही में 15 नवंबर 2025 को देश ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया, जो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का मुख्य उत्सव था। उनका जन्म 1875 में झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से थे, जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की है। बचपन से ही वे अन्याय के खिलाफ थे। उनकी शिक्षाएं क्या थी? बिरसा ने एक नई संप्रदाय शुरू की, जिसे बिरसाइट कहा जाता है। वे एक ईश्वर में विश्वास सिखाते थे, यानी एकेश्वरवाद। उन्होंने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को खारिज किया और आदिवासी परंपराओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। वे नैतिक अनुशासन पर जोर देते थे। सफाई, मेहनत, शराब से दूर रहना और व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में पवित्रता। उनकी मृत्यु 1900 में रांची जेल में हैजा से हो गई, लेकिन उनकी विरासत अमर है। आदिवासी उन्हें भगवान कहते हैं और धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता का खिताब देते हैं। उनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश राज के खिलाफ उनका योगदान बहुत बड़ा था। 1899 में उन्होंने उलेगोलान आंदोलन शुरू किया, जिसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। ये महान हलचल थी, जिसमें आदिवासियों ने अपनी जमीन, जंगल और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका नारा था, अबुआ राज सेटर जाना, महारानी राज तुंडू जाना, यानी रानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो। अब हम मुंडा विद्रोह के बारे में विस्तार से समझेंगे, जिसे उलेगोलान या महान हलचल भी कहा जाता है। सबसे पहले विद्रोह के कारण क्या थे? मुख्य कारण था 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसने पारंपरिक खुंदकट्टी प्रणाली को खत्म कर दिया। खुंदकट्टी मतलब जंगल साफ करके जमीन पर क्लैन या संयुक्त स्वामित्व था, जहां मुंडा आदिवासियों का सामुदायिक अधिकार था। ब्रिटिश ने इसे खत्म करके जमीन को जमींदारों और बाहरी लोगों को दे दिया। इससे पारंपरिक संस्थाएं टूट गईं, क्लैन काउंसिल की जगह कोर्ट आ गए और पुरानी न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई। आर्थिक शोषण भी था। बेट बेगारी यानी जबरन बिना मजदूरी का काम और महाजनों से कर्ज लेकर आदिवासी कर्ज में डूब गए, जिससे उनकी जमीन छिन गई। अब विद्रोह के उद्देश्य क्या थे? बिरसा मुंडा चाहते थे कि क्षेत्र से ब्रिटिश राज खत्म हो और दिक्यू यानी बाहरी लोग जमींदार, महाजन और शोषक मुंडा इलाके से निकाल दिए जाएं। वे खुंदकट्टी प्रणाली को बहाल करना चाहते थे, यानी जमीन पर आदिवासियों का पारंपरिक नियंत्रण वापस आए। सबसे बड़ा सपना था बिरसा राज की स्थापना, एक स्वतंत्र मुंडा राज्य जहां ब्रिटिश कानून न चले और आदिवासी खुद शासन करें। विद्रोह के परिणाम क्या हुए? हालांकि विद्रोह दबा दिया गया और बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसने बड़ा असर डाला। बेगार प्रथा काफी हद तक खत्म हो गई। सबसे महत्वपूर्ण था 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसने आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी और उनकी जमीन के अधिकारों की रक्षा की। ये कानून आज भी आदिवासी अधिकारों का आधार है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज। हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन 2025 को संबोधित किया। ये ज्ञान ज्योति फेस्टिवल का हिस्सा था, जो महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 साल की सेवा को समर्पित है। इस मौके पर स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। कार्यक्रम में 150 गोल्डन ईयर्स ऑफ सर्विस नाम की प्रदर्शनी लगी, जिसमें आर्य समाज के शिक्षा, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक योगदान को दिखाया गया। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी। 1877 में लाहौर में इसकी शाखा स्थापित हुई। ये एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना से। आर्य समाज का लक्ष्य हमेशा रहा है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, यानी इस विश्व को आर्य यानी श्रेष्ठ बनाओ। संगठन की संरचना ऐसी थी कि हर गांव, कस्बे या शहर की शाखा स्वतंत्र इकाई होती थी। कार्यकारी समिति चुनी जाती थी, सालाना बैलेट से और दोबारा चुनाव संभव था। सदस्यता के लिए समाज के 10 सिद्धांतों को मानना, महीने या साल की आय का 1% देना और मीटिंग्स में भाग लेना जरूरी था। ये मीटिंग्स जाति से ऊपर किसी भी व्यक्ति की अध्यक्षता में होती थी। आज आर्य समाज दुनिया भर में सक्रिय है। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में शाखाएं हैं। आर्य समाज के मुख्य योगदान क्या है? धार्मिक सुधार में एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, रूढ़िवादी हिंदू धर्म की रस्मों और सामाजिक कुरीतियों को खारिज किया, वैदिक शिक्षाओं पर आधारित एकजुट हिंदू समाज बनाया। सबसे क्रांतिकारी कदम था शुद्धि आंदोलन।
जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाया था, उन्हें बड़े पैमाने पर वापस हिंदू धर्म में लाना। जैसे 1923 में मालाबार के मोपला को वापस लाया। कुंभ वेद अभियान से कुंभ मेलों में वैदिक ज्ञान फैलाया। सामाजिक सुधार में दलितों को हिंदू समाज का बराबर सदस्य बनाने की कोशिश की। गांधी जी से पहले महिलाओं की मुक्ति में लड़कियों के लिए स्कूल नेटवर्क बनाया, जैसे जालंधर में कन्या महाविद्यालय, देहरादून में कन्या पाठशाला, हंसराज महिला महाविद्यालय। राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा योगदान। हालांकि खुद को धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहा, लेकिन राष्ट्र जागरण का अग्रदूत था। हिंदी भाषा, खादी, स्वदेशी का समर्थन किया। नमक कर का विरोध। कई नेता आर्य समाज से प्रेरित थे। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल धींगरा, स्वामी श्रद्धानंद, सचिंद्र नाथ सान्याल, भाई परमानंद, विनायक दामोदर सावरकर। शिक्षा सुधार में आध्यात्मिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा। गुरुकुल और डीएवी स्कूल स्थापित किए। मानवतावादी कार्यों में संकटों में राहत, जैसे 1895 बीकानेर अकाल, 1907-8 अवध अकाल, 2001 गुजरात भूकंप। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अखबार और पत्रिकाएं निकाली। आर्य दर्पण, आर्य समाचार, भारत सुधार प्रवर्तक, देश हितैषी। एक महत्वपूर्ण घटना थी 1938-39 का हैदराबाद सत्याग्रह। हैदराबाद निजाम के दमनकारी शासन के खिलाफ, जहां आर्य समाजियों को वैदिक शिक्षाएं फैलाने से रोका गया। नेता थे महात्मा नारायण स्वामी, चंद किरण शारदा आदि। सरदार पटेल ने हैदराबाद की आजादी और भारत में विलय में इस आंदोलन की भूमिका को मान्यता दी। आर्य समाज की प्रासंगिकता सबसे पहले अंधविश्वासों और अज्ञानता को दूर करने में है। आज भी कई लोग ताबीज या बुरी नजर से बचने के लिए चाम लॉकेट पहनते हैं। आर्य समाज वैदिक सिद्धांतों से तर्कपूर्ण सोच सिखाता है और ऐसे अंधविश्वासों को खत्म करने पर जोर देता है। दूसरा, भेदभाव खत्म करना। जाति आधारित भेदभाव आज भी समाज में है, भले संविधान ने इसे गलत ठहराया हो। आर्य समाज शुरू से समानता की बात करता है और वैदिक आधार पर एकजुट समाज बनाना चाहता है। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। योग और पर्यावरण संरक्षण की आज की सोच वैदिक जीवन शैली पर आधारित है, जिसे आर्य समाज ने बढ़ावा दिया। भारत की मिशन लाइफ और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी पहलें इसी से जुड़ी हैं। 2025 के सम्मेलन में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। चौथा, महिला सशक्तिकरण। महिलाएं आज कृषि में ड्रोन दीदी बन रही हैं, राफेल उड़ा रही हैं, विज्ञान और राजनीति में नेतृत्व कर रही हैं। आर्य समाज ने शुरू से महिलाओं की शिक्षा और समानता पर जोर दिया। पांचवा, शिक्षा। आर्य समाज का कहना है कि वंचितों को शिक्षा देकर सम्मानजनक जीवन दें। आज डीएवी स्कूलों का नेटवर्क 900 से ज्यादा संस्थानों का है, जो वैदिक मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा देता है। पहला डीएवी स्कूल 1886 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में खुला, जो छात्रों में वैज्ञानिक सोच जगाता है बिना सांस्कृतिक जड़ों से अलग किए। गुरुकुल कानगड़ी 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में स्थापित किया। ये पारंपरिक गुरुकुल मॉडल पर है, जहां गुरु शिष्य परिवार की तरह रहते हैं और वैदिक शिक्षा पर फोकस है। आज ये विश्वविद्यालय है और एनईपी 2020 की वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से जुड़ता है। छठवां, मानवतावादी मूल्य। आर्य समाज करुणा, संवेदना और भाईचारे की भावना जगाता है, जो समाज में शांति लाता है। आपदा राहत और हेल्थ केयर में भी योगदान देता है। निष्कर्ष में, आर्य समाज के सिद्धांत समानता, शिक्षा, तर्कपूर्ण सोच आज की जरूरतों से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये बदलते समय में खुद को ढालता रहा है और भारत के सामाजिक धार्मिक परिदृश्य को आकार दे रहा है। अब हम महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे, जिन्हें मूल नाम मूल शंकर था। महर्षि दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा शहर में, जो अब मोरबी जिले में है, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान थे। 5 साल की उम्र में शिक्षा शुरू हुई। 8 साल में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 14 साल की उम्र में शिवरात्रि पर एक घटना से उनका धार्मिक परिवर्तन शुरू हुआ। वे मूर्ति पूजा पर सवाल उठाने लगे। उन्हें वैदिक शिक्षा मिली और संस्कृत में महारत हासिल की। 21 साल की उम्र में घर से भागकर संन्यास लिया और 15 साल तक देश भर में भटकते रहे। कई साधुओं और पंडितों से मिले। उनके गुरु थे स्वामी विरजानंद सरस्वती, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से सभी बुराइयों को दूर करने का आदेश दिया। महर्षि की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। उनके मुख्य योगदान क्या थे? सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन में 1875 में उन्होंने सबसे पहले स्वराज का नारा दिया, यानी आत्मशासन। उनका प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदाज। वे मानते थे कि वेद ही सच्चा ज्ञान है। सामाजिक सुधार में 1867 के हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडनी पताका फहराई, अंधविश्वास, रूढ़ियों और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया।
महिलाओं के अधिकारों में लिंग समानता की वकालत की, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार दिया और बाल विवाह के खिलाफ क्रूसेड चलाया। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी 16 साल से पहले और लड़कों की 25 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। धार्मिक सुधार में उनकी किताब सत्यार्थ प्रकाश में एक परमेश्वर की पूजा, सरल रीति रिवाज और वैदिक मंत्रों का जाप सिखाया। गौ रक्षा में गोहत्या का विरोध किया। 1881 में गोकरुणानिधि किताब लिखी और 1882 में पंजाब में पहली गोरक्षिणी सभा स्थापित की। हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया। वे संस्कृत और गुजराती जानते थे, लेकिन मानते थे कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की एकता की भाषा है। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में ही लिखी। शिक्षा में सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा की दर्शन दिया। माता पिता का कर्तव्य बताया कि बच्चों को शिक्षित करें। 5 साल से संस्कृत, हिंदी और एक विदेशी भाषा सीखनी चाहिए। आप इस कोर्सेस टैब के माध्यम से आप विजन IAS मैगजीन 2025 की सभी वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 को सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रन फॉर यूनिटी और ग्रैंड परेड का आयोजन हुआ और एक विशेष 150 का स्मृति सिक्का व डाक टिकट भी जारी किया गया। 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सरदार पटेल की एकता की भावना को दर्शाता है। अब सरदार पटेल के जीवन के बारे में संक्षेप में समझते हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड में हुआ था। उनके पिता झाबरभाई पटेल थे, जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थे और 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। ये बात सरदार पटेल में देशभक्ति की भावना बचपन से ही डालती है। सरदार पटेल ने 1897 में मैट्रिक पास किया, फिर इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई की और 1913 में भारत लौटकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। वे एक सफल वकील बने। अब उनके महत्वपूर्ण पदों की बात करें। 1917 में वे अहमदाबाद नगर निगम में स्वच्छता आयुक्त चुने गए। 1920 में नवगठित गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1924 में अहमदाबाद नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बने, जहां मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित हुए। वे संविधान सभा के सदस्य बने, बॉम्बे से कांग्रेस टिकट पर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे, जहां प्रांतीय सरकार की व्यवस्था पर चर्चा हुई। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के सदस्य थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री बने और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री बने। उन्हें सम्मान में 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला। 2015 में उनकी 140वीं जयंती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरू की गई, जो उनकी एकता की सोच को जीवंत करती है। 2018 में गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हुआ, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और सरदार पटेल को समर्पित है। सबसे महत्वपूर्ण उनका योगदान रियासतों के विलय में था। स्वतंत्रता के बाद 560 से ज्यादा रियासतें थीं, जिन्हें भारत में मिलाना बड़ा चुनौती था। जूनागढ़ में नवाब भारत में नहीं आना चाहता था, लेकिन जनता की इच्छा से 1948 में जनमत संग्रह हुआ और बहुमत भारत के पक्ष में आया तो जूनागढ़ भारत में मिल गया। कश्मीर में राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के हमले के खिलाफ मदद के बदले 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद के निजाम नहीं मान रहे थे, तो सरदार पटेल के निर्देश पर 1948 में ऑपरेशन पोलो चला और सेना ने हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया। इस तरह सरदार पटेल ने भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। सरदार पटेल का योगदान आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले सरदार पटेल की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत खेड़ा सत्याग्रह से हुई। ये 1918 की बात है। गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ा था और किसान फसल खराब होने के कारण लगान नहीं दे पा रहे थे। ब्रिटिश सरकार फिर भी पूरा टैक्स वसूलना चाहती थी। महात्मा गांधी के साथ सरदार पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें टैक्स न देने के लिए प्रेरित किया। ये उनका पहला बड़ा सत्याग्रह था और इसमें जीत मिली। इससे सरदार पटेल गांधी जी के करीबी सहयोगी बन गए और गुजरात में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। फिर आया असहयोग आंदोलन 1919-20 का। गांधी जी ने सरदार पटेल को गुजरात में इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा। पटेल ने शंकरलाल बैंकर, उमर सोमवानी, सरोजिनी नायडू और इंदुलाल याज्ञिक जैसे साथियों के साथ मिलकर सत्याग्रह सभा बनाई और पूरे गुजरात में आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। विदेशी कब्जों की होली जलाए, स्कूल कॉलेज छुड़वाए, अदालतों का बहिष्कार करवाया। गुजरात में ये आंदोलन बहुत सफल रहा। अब सबसे प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह 1928 का। बारडोली के जमींदारों पर ब्रिटिश सरकार ने लगान 30% बढ़ा दिया था। सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों को एकजुट रखा, कर न देने का संकल्प दिलाया और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और लगान बढ़ोतरी रद्द कर दी गई।
इस सफलता से सरदार पटेल को पूरे देश में सम्मान मिला और लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। यही से वे सरदार पटेल कहलाए। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान रहा आधुनिक भारत का निर्माण और एकीकरण। आजादी के समय 560 से ज्यादा रियासतें थीं जो भारत के लगभग 40% क्षेत्र और जनसंख्या पर शासन करती थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इन रियासतों के शासकों को अधिकार था कि वे भारत में मिलें, पाकिस्तान में मिलें या स्वतंत्र रहें। अगर ये अलग अलग रह जाती तो भारत का बाल्कनीकरण हो जाता। सरदार पटेल ने गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में कूटनीति, समझौते और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई से इन रियासतों को भारत में मिलाया। इसी दृढ़ता के कारण उन्हें लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार पटेल ने ऑल इंडिया सर्विसेज यानी IAS, IPS जैसी सेवाओं की नींव मजबूत की। उन्होंने इसे भारत का स्टील फ्रेम कहा क्योंकि उनका मानना था कि निष्पक्ष और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी ही देश को मजबूत बनाएंगे। ये अधिकारी देश सेवा के साझेदार हैं। गुजरात में सहकारी आंदोलन को भी सरदार पटेल ने बहुत बढ़ावा दिया। खासकर दूध के सहकारी आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी। कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ यानी आज का अमूल इसी की देन है। उन्होंने किसानों को एकजुट करके सहकारी समितियां बनवाईं जिससे गांवों का आर्थिक विकास हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के मूल उद्देश्यों को समझ लेते हैं। ये योजना सरदार पटेल की एकता की भावना से प्रेरित है। इसके मुख्य लक्ष्य हैं देश के नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करना, राज्यों के बीच संरचित आदान प्रदान से राष्ट्रीय एकता बढ़ाना, भारत की विविध संस्कृतियों को दिखाना और सराहना, स्थायी साझेदारी बनाना और अलग अलग क्षेत्रों के बीच सर्वश्रेष्ठ अनुभवों का आपसी आदान प्रदान करना। सरदार वल्लभभाई पटेल से जुड़े प्रमुख मूल्यों और सिद्धांतों पर बात करेंगे। पहला मूल्य है सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस। सरदार पटेल का मानना था कि बड़े उद्योगों के साथ साथ गांवों और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, कृषि मजबूत होगी और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। वे नहीं चाहते थे कि सिर्फ बड़े कारखाने चले और गांव खाली हो जाएं। ये विचार आज भी आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है मध्यस्थता। उद्योग और मजदूरों के बीच झगड़े आम थे। सरदार पटेल कहते थे कि इन समस्याओं को हड़ताल या दमन से नहीं, बल्कि बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाना चाहिए। दोनों पक्षों को बैठाकर समझौता करवाना ही सही रास्ता है। इससे औद्योगिक शांति बनी रहती है। तीसरा मूल्य है लोकतंत्र। सरदार पटेल समानता, स्वतंत्रता और न्याय के पक्षधर थे। वे प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तरह समर्थन देते थे और चाहते थे कि ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से और प्रभावी ढंग से काम करें। उनके लिए लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि जनता की आवाज का सम्मान था। चौथा है प्रशासन में दृढ़ता। सरदार पटेल मानते थे कि अधिकारियों और नौकरशाही को सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सिविल सेवकों में बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए। वे प्रशासन को मजबूत लेकिन जनता के प्रति जवाबदेह बनाना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को भारत का स्टील फ्रेम कहा। पांचवा महत्वपूर्ण विचार है शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सरदार पटेल पंचायती राज व्यवस्था के बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायतें होनी चाहिए जो निस्वार्थ सेवा, नैतिकता और समर्पण से काम करें। इससे गांव में त्वरित न्याय मिलेगा और जनता की समस्याएं जल्दी सुलझेंगी। इसी सोच का परिणाम बाद में 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन हुई जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। छठा है समग्र शिक्षा यानी होलिस्टिक एजुकेशन। सरदार पटेल कहते थे कि शिक्षा निष्पक्ष, सही और अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चे अपनी भाषा में पढ़ें तभी वे अच्छे से समझेंगे और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित होगी। ये विचार आज भी मातृभाषा में शिक्षा की बहस में प्रासंगिक है। अंत में निष्कर्ष। सरदार वल्लभभाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ। वे भारत के एकीकरणकर्ता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी 150वीं जयंती जो हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 को मनाई गई, हमें उनकी राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि मजबूत इच्छा शक्ति, नैतिकता और जनता के प्रति समर्पण से ही राष्ट्र मजबूत बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी। हाल ही में 24 नवंबर 2025 को सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की 350वीं वर्षगांठ मनाई गई। पूरे देश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुए। दिल्ली के लाल किले पर 3 दिन का कीर्तन दरबार और लाइट लेजर शो आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वहां विशेष सिक्का और डाक टिक्का जारी किया। आनंदपुर साहिब में भी बड़े धार्मिक समागम हुए। ये आयोजन गुरु जी की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा की भावना को याद करने के लिए थे।
अब श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में संक्षेप में समझते हैं। उनका जन्म 1621 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। वे छठे सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद जी के सबसे छोटे पुत्र थे। वे सिखों के 9वें गुरु बने। उनके प्रमुख योगदानों की बात करें, गुरु जी ने पंजाब में चक नानकी नामक शहर बसाया जो बाद में श्री आनंदपुर साहिब के रूप में विकसित हुआ। ये जगह सिख इतिहास में बहुत पवित्र है। गुरु जी को हिंद दी चादर की उपाधि मिली क्योंकि उन्होंने दूसरों की धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। गुरु जी ने सार्वभौमिक भाईचारे और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश फैलाया। उन्होंने अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुगल शासक औरंगजेब के समय कश्मीरी पंडितों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव था। पंडितों ने गुरु जी से मदद मांगी। गुरु जी ने औरंगजेब को चुनौती दी और कहा कि अगर वे खुद इस्लाम कबूल कर लें तो पंडित भी कर लेंगे। लेकिन गुरु जी ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी और 1675 में दिल्ली में शहीद हो गए। शहादत स्थल दिल्ली में गुरुद्वारा श्री सिसगंज साहिब है जहां गुरु जी को शहीद किया गया। ये बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु जी की रचित वाणी शामिल है जो समानता, शांति और साहस पर जोर देते हैं। उनके भजन हमें सिखाते हैं कि डरना नहीं चाहिए और न किसी को डराना चाहिए। आप इन प्लेलिस्ट से इन सभी महीने की विजन IAS मैगजीन की वीडियो देख सकते हैं। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हाल ही में 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ जहां भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला ODI विश्व कप खिताब जीता। ये भारत की महिला टीम की पहली विश्व कप जीत है और होम ग्राउंड पर ये जीत और भी खास बन गई। अब ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के बारे में संक्षेप में समझते हैं। इसकी पहली संस्करण 1973 में इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड ने ही जीती थी। 2025 की ये 13वीं संस्करण थी जिसकी मेजबानी भारत ने की। सबसे ज्यादा खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, कुल 7 बार। भारत ये अपना तीसरा फाइनल खेल रहा था। पहले 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंचा था लेकिन जीत नहीं पाया था। इस बार हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने इतिहास रच दिया। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। न्यू गी टैग्स। अब हम बात करेंगे हाल ही में मिले 2 नए गी टैग्स के बारे में। गी टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जो किसी उत्पाद की विशेषता को उसके भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। इससे उत्पाद की पहचान सुरक्षित रहती है, नकल नहीं हो सकती और स्थानीय कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलता है। पहला है अंबाजी मार्बल। ये गुजरात के बनासकांठा जिले से आता है। इसकी मुख्य विशेषता है इसका दूधिया सफेद रंग, प्राकृतिक सुंदरता और मजबूती। ये मार्बल इतना टिकाऊ होता है कि मंदिरों, स्मारकों और बड़े भवनों में बहुत इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि अयोध्या के राम मंदिर में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। अंबाजी एक पवित्र शक्तिपीठ है और वहाँ की खदानें बहुत पुरानी है। गी टैग मिलने से अब ये मार्बल दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाएगा, निर्यात बढ़ेगा और स्थानीय उद्योग को मजबूती मिलेगी। दूसरा है मेरठ बुगल। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाथ से बनाया जाने वाला पीतल का वाद्य यंत्र है। ये सैन्य समारोहों, परेडों और बैंड में इस्तेमाल होता है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई जब ब्रिटिश काल में युद्ध क्षेत्र में संकेत देने के लिए बुगल का इस्तेमाल होता था। बाद में ये भारत की सैन्य परंपरा का हिस्सा बन गया। मेरठ में हाई क्वालिटी पीतल से हाथ से बनाया जाता है, इसलिए इसकी आवाज बहुत साफ और टिकाऊ होती है। आज भी राष्ट्रपति भवन की रिट्रीट सेरेमनी, गणतंत्र दिवस परेड और सैन्य अंतिम संस्कार में मेरठ का बुगल बजता है। गी टैग मिलने से सस्ते आयातित और मशीन से बने बुगल से मुकाबला करने में मदद मिलेगी और हजारों कारीगर परिवारों को लाभ होगा। इंदिरा गांधी पीस प्राइज। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को 2024 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने जवाहर भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया। अब पुरस्कार के बारे में समझते हैं। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने 1986 में स्थापित किया था, इंदिरा गांधी जी की स्मृति में। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है बिना जाति, धर्म, राष्ट्रीयता के भेदभाव के। ये उन रचनात्मक प्रयासों के लिए दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण, विकास को बढ़ावा देते हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाते हैं, वैज्ञानिक खोजों का मानवता के भले के लिए इस्तेमाल सुनिश्चित करते हैं, स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाते हैं व जातीय समानता को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्रों के बीच सद्भावना व सहयोग को मजबूत करते हैं। पुरस्कार में 25 लाख रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र होता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल नॉनेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूलें।